प्रॉपर्टी जो है वो फ्रॉड करके उसका इंतकाल किया गया अपने नाम पर। यानी कि जो प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उन फ्रॉड्स को आप किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, उनके चैलेंज करने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस कानून के तहत आप कर सकते हैं। देखें, इसमें एक जो होता है कि बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी जो है वो ज़ुबानी, चूँकि फ्रॉड किया होता है तो कोई लिख पढ़त नहीं करते, रजिस्ट्री वगैरह नहीं करते, क्योंकि इसके लिए साइनों की ज़रूरत है, बंदे की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि जनाब ये तो ओरली हमने ज़ुबानी गिफ्ट ले लिया था जनाब। तो एक सूरत ये होती है फ्रॉड करने की। तो दूसरी सूरत कुछ इस तरह से होती है कि बाज़ औक़ात आप किसी और बहाने से, यानी कहते हैं कि जनाब मैंने ये बहन भाइयों से या किसी भी बंदे से कि जनाब भी मैंने आपसे कुछ और काम के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उस पर साइन अंगूठा ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो जनाब रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो गए हैं साइन अंगूठे। तो एक तो इस तरह के सूरत के अंदर जो फ्रॉड होता है। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो कहा जाता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है वो आपसे आपके वालदैन ने जो है ना दीनी मदरसा बनाने के लिए या किसी भी खिदमत के लिए जो है वो दे दी थी। तो अब इस तरह से जो प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाती है, तो वो आपने किस तरह से वापस लेनी है। आपने रेवेन्यू के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, इस फ्रॉड किस्म का जो म्यूटेशन होती है, जो इंतकाल होता है, अगर वो धोखे से ले लिया गया है तो वो आप वापस कर सकते हैं उसको, तो उस इंतकाल को तोड़ा जा सकता है। वो इंतकाल चाहे 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, उस पर लिमिटेशन का लॉ भी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं रखता है। अब मैं इसमें कहता हूँ, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो फ्रॉड के अंदर हालिया फ़ैसले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं जजमेंट्स हैं जो जो बताती हैं कि किस तरह से आपने जो है वो केसेस के अंदर अपने किसी भी किस्म के फ्रॉड को, जो इंतकाल होते हैं वो गलत इंतकाल होते हैं, बोगस इंतकाल होते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए इंतकाल हासिल किए गए हैं, उनको आपने किस तरह से वापस तोड़ना है और अपना इंतकाल या अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर वापस लेनी है। तो मैं एक चीज़ आपको बेसिक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसकी डिटेल में जाने से पहले, कि देखें, आपने जब भी आपके सामने इस तरह का केस आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, क्लाइंट के साथ किसी के साथ फ्रॉड हुआ है और आपके पास केस आया है, तो आपने उस चीज़ को हल करने के लिए मैं बता दूं कि जो रेलिवेंट सेक्शन जिसके तहत वो इंतकाल किया गया है, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करने हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हालिया फैसलों के अंदर यही कहा है कि जब तक वो इंग्रेडिएंट्स आप नहीं चैलेंज करेंगे, आप किसी भी इंतकाल को तोड़ नहीं सकते या किसी भी इंतकाल को मज़ीद एंडोर्स नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ केसेस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट्स के हैं, कुछ एक दो हाई कोर्ट का है। तो इस फैसलों के अंदर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके तहत क्या क्या चीज़ें चैलेंज की गई, और फिर उन चैलेंज करने के बाद उन चीज़ों को किस तरह से अपने हक में लिया गया। और उसमें जो है उसमें रेवेन्यू की एक चीज़ और बता दूं कि जो म्यूटेशन का इंतकाल होता है, बाज़ कहते हैं जी इंतकाल हो गया अब तो ख़त्म हो गया, नहीं, इंतकाल सिर्फ हो जाना जो है वो चाहे 10 साल पुरानी एंट्री हो, इस एंट्री की कोई अहमियत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि वो रेगुलर डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो इसलिए अब ये जो आगे आपको बताता जाऊंगा, इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि किसी भी चीज़ के गलत इंतकाल को, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी का जब कोई गलत इंतकाल होता है तो उसको किस तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ फ़ैसलों की तरफ। तो इससे पहले मैं एक चीज़ छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि देखें, हमें मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं, कॉल भी मैं आजकल नहीं कॉल ले पाता हूँ। तो मैं मेरी ये गुजारिश है, प्लीज़ कमेंट किया करें और कमेंट के अंदर आप पूछें जो आपने पूछना है। और एक एक बात मैं और कहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे केसेस के लिए कहा जनाब कि हमारे ये केसेस, अब देखें, अब आप केस दायर कर लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब केस के अंदर ये है, केस के अंदर वो। देखें, जब कि एक चीज़ दायर हो जाती है ना तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अगर वो सही नहीं हुआ चैलेंज, तो वो फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि जब भी किसी किस्म का किसी को इशू होता है, तो वो जब इशू होता है, जब वो किसी को कोर्ट में जाने से पहले, केस दायर करने से पहले वो अगर कंसल्टेंसी कर लेता है या किसी तरह से रब्ता कर लेता है तो उसको तो कोई बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब आपने केस दायर कर दिया है तो फिर उसके अंदर बहुत कम चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता आप पूछें नहीं, आप पूछें, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस वक्त कोशिश करें कि पहले पूछ लें, वो ज़्यादा बेटर होता है। बाज़ औक़ात आप किसी इस तरह की गलती कर बैठते हैं जो फिर आपके काबू में नहीं आती। तो मेरा चैनल को ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल लगे, या अगर आपको किसी किस्म की सजेशन देनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं अब आता हूँ फ़ैसलों की तरफ। तो इसमें देखें,
जो 2020 का एक फ़ैसला है PCR LJ 1464, ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। ये बेसिकली ये था कि कहा गया, मैंने पहले भी जिस तरह से जिक्र किया कि प्रॉपर्टी ज़ुबानी कलामी जनाब मैंने ट्रांसफ़र करवा ली, मैंने तो जनाब ओरल गिफ्ट लिया था, तो उसके लिए मुझे किसी लिख पढ़त की ज़रूरत नहीं थी। देखें, उसके लिए अगर आपको लिख पढ़त की ज़रूरत नहीं थी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होंगी ना। तो ये जो ओरल गिफ्ट होता है ये किस तरह से चैलेंज होता है? ये इस तरह से नहीं होता कि घर बैठे ही आपने एक इंतकाल पटवारियों से मिलकर या रेवेन्यू अथॉरिटी से मिलकर बनवा लिया, वहाँ पर एंट्री ले ली और बाद में कहते देखें जी मेरे पास तो अब वैलिड चीज़ें हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता। ये इस तरह की एंट्रियों की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो कोई बंदा ये कहता है कि मैंने ज़बानी गिफ्ट लिया था किसी से, तो उसके साबित करना पड़ेगा। वो साबित किस तरह से करना पड़ेगा, उसमें ये फ़ैसले के तहत ये बताई गई ये बात कि उसको, मैंने पहले भी कहा था कि इंग्रेडिएंट्स देखें, अब इंग्रेडिएंट्स वाली बात आ जाएगी कि उसको ये बताना पड़ेगा, यानी कि जिसने ये गिफ्ट लिया है, ये बेनिफिशरी है उस गिफ्ट का, वो ये बताएगा, उस पर ओनस ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। वो ये बताएगा कि किस वक्त उसको ये इसने गिफ्ट जो लिया था, किस जो है वो तारीख पर लिया था, किस जगह पर लिया था, उस वक्त उसके विटनेसेस कौन थे, जिनकी मौजूदगी में जो था ऑफ़र हुई और एक्सेप्टेंस हुई और पोजेसन भी डिलीवर किया गया। तो ये उसको ये साबित करना पड़ेगा। देखें, और उसमें एक चीज़ और, क्योंकि ये जो रेवेन्यू के मामलात होते हैं, ये हम पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी हासिल होता है। ये आर्टिकल 1 to 9 QSO यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 1 to 9 के तहत इनको प्रिजम्पशन रेगुलरिटी हासिल होता है, यानी कि इस पे हुकाम ने कोई एक्शन लिया होता है। तो वो हुकाम कौन से होते हैं? वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि उसमें तहसीलदार आएगा, पटवारी आएगा, उसमें दूसरे जो रजिस्ट्रार होंगे, जो जिन्होंने ट्रांसफ़र करनी है, जो इन्होंने एंट्रियां करनी हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें आएंगे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में। ये जो इनकी एंडोर्समेंट होती है इसके बाद ही इंतकाल होता है, इसलिए इनको कहते हैं कि ये रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब ये रेगुलर डॉक्यूमेंट्स जब आपने चैलेंज करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, जिसने भी साबित करना है, जिसने चैलेंज करना है, तो वो उसके लिए लाजमी तौर पर उस पटवारी को आना पड़ेगा, तहसीलदार साहब को आना पड़ेगा, रेवेन्यू अथॉरिटी में जो बंदा एंट्री करता है उसको आना पड़ेगा। ये सारे के सारे लोग आएंगे। देखें, फिर दूसरी बात यह है कि ओरल गिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा और बड़ी बात जो अक्सर इग्नोर होती है, वो ये होती है कि वो सेक्शन 42 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का है, वो ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की ओरल म्यूटेशन हुआ है, यानी कि कोई ज़बानी इंतकाल हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये इंतकाल जो था वो कुछ लोगों की मजलिस आम की मौजूदगी में होना चाहिए। मसलन अगर आप कहते हैं कि जनाब मैं गांव के अंदर था और मैंने ये 2 एकड़ ज़मीन ले ली है और ये मैंने ओरल गिफ्ट की है, ओरल गिफ्ट किया है, तो भाई उसके लिए ज़रूरी है इस सेक्शन के तहत कि आपके गांव के कोई 20-30 लोग मौजूद होने चाहिए, जिनकी मौजूदगी में जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको ऑफ़र करेगा और आप उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप उसका पोजेसन भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए, तब जाके आप ओरल गिफ्ट को वैलिड करार देंगे। और अगर आपने ओरल गिफ्ट साबित करना है तो आपको ये टाइम, डेट, प्लेस और उसके अलावा ये जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है वो गवाही कोर्ट के अंदर पेश करनी होगी, उनको आके तस्दीक करना होगी। और इसी तरह से जो बंदा ये कहता है कि जरा बोगस, अगर आप कहते हैं कि जनाब ओरल गिफ्ट जो है वो बोगस है, तो अब आपने अगर चैलेंज करना है तो आपने देखना है कि क्या जवाब दावा, अगर आप प्लेंटिफ हैं तो अगर आपका जवाब दावा है डिफेंडेंट ने, तो डिफेंडेंट ने क्या ये चीज़ें टाइम, डेट, प्लेस उसने शुरू में मेंशन की थी, उसने विटनेसेस के नाम लिखे हैं जवाब दावे के अंदर। तो ये चीज़ें आपने यहीं से पकड़नी है, ये पॉइंट होंगे जो आप केस को तोड़ देंगे अगले बंदे को। ठीक है, उसके बाद ये कि हाँ, अगर एक बंदा ये कहता है जनाब कि अब एक, चूँकि अक्सर होता है फ्रॉड करके प्रॉपर्टियाँ ली जाती हैं, तो वो ये होता है कि चूँकि एक बंदा जो प्रॉपर्टी का वारिस होता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो किसी को प्रॉपर्टी दे के नहीं जाता। तो अब होता है कि बाद में उसका वारिस उठता है या कोई दूसरा बंदा उठता है, वो कहता है जनाब मैंने इस बंदे से ओरल गिफ्ट ले लिया था। अब उसको पता है कि ये बंदा तो दुनिया में है नहीं, तो मैं चाहे जो मर्ज़ी उससे कह लूँ। अब बात ये है कि ये फ्रॉड यहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब वो उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं दिया गया होगा, वो दे के गया, तो अब वो होगा कि जो बाद के अंदर जो एंट्री होती है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की डेथ के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो कोई एंट्री ले ली जाती है, तो और कहा जाता है कि ये ओरल गिफ्ट है, इसका मतलब है कि ये तो गिफ्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब बंदा ही ज़िंदा नहीं है तो वो कहाँ पे उसको ज़ुबानी कह के चला गया। तो इस तरह से एक तो आपने केस को इधर से पकड़ लेना है, लेकिन अगर किसी जगह कोई कार्रवाई हुई है तो फिर आपको ये ऊपर जिस तरह से मैंने क्लियर किए हैं, इतनी डिटेल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। अब इस चीज़ के लिए मैं बता दूं कि यह सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ है 2018 का SCMR
30 पर कि जनाब ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि टाइम, डेट, प्लेस, और ये जो आर यू ऑफिशल्स, और ये सेक्शन 42 के तहत जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत के कुछ मजलिस आम की मौजूदगी, ये सारी की सारी बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये चीज़ें पूरी हैं तो फिर ओरल गिफ्ट वैलिड होगा, अगर ये चीज़ नहीं है पूरी तो फिर इसका मतलब है कि ये जो इंतकाल था वो बोगस है, ये तो फिर वो आपको अदालत जो है वो कैंसिल करके देगी। उसके बाद ये है कि अगर जो है दूसरी बात ये कि हाँ, कि जब ये फ्रॉड वाली प्रॉपर्टी आती है, देखें ये फ्रॉड वाली सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आती बल्कि उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो भी वापस आता है, यानी इसको मींस प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो अक्सर सिविल की प्रैक्टिस करते हैं इस बात को बखूबी समझते हैं ये लोग, यानी कि क्लाइंट को सिर्फ जो है या जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है सिर्फ उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी। फ़र्ज़ करें एक बंदे के साथ 10 साल से फ्रॉड हो चुका हुआ है प्रॉपर्टी का, वो बंदा कोर्ट के अंदर आता है, वो कहता है जनाब मेरा तो प्रॉपर्टी मुझसे फ्रॉड करके ले ली गई है, और वो में साबित हो जाता है कि वाकई इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आएगी बल्कि प्रॉपर्टी के साथ पैसे भी वापस आएंगे। यानी कि वो कौन से पैसे वापस आएंगे? ये वो पैसे वापस आते हैं जो बेसिकली प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ इनकम होती है। वो इनकम जो है वो अगर मंथली है या वो एनुअल है तो वो हर साल जो है वो बढ़ती भी है। तो अदालत ने इस फैसले में ये भी करार दिया कि ये जो मीन्स प्रॉफिट होगा, अगर ये केस साबित हो गया तो केस के साबित होने से 3 साल पहले से शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे प्रॉपर्टी आज ली गई है तो मुझे अगर मैं 2 साल बाद साबित कर दूंगा तो मुझे पिछले 3 साल यानी कि केस शुरू होने से पहले वाले 3 साल जो होंगे वो भी मुझे प्रॉपर्टी पर जो इनकम थी वो भी मिलेगी, और आगे जब तक मुझे कब्ज़ा नहीं मिल जाता तब तक के सारे पैसे मुझे मिलेंगे। और अदालत ने यह भी करार दिया कि ये जो मीन्स प्रॉफिट होगा ये बैंक रेट पर मार्कअप के साथ, यानी कि हर साल 2-10% उस पर इजाफा होगा वो भी आपको मिलेगा, या 3 साल बाद 25%, जिस तरह से भी कोर्ट डिसाइड करेगी। यानी बैंक रेट के मुताबिक, मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो किराया हर साल बढ़ता है वो बढ़ा हुआ हर साल आपको मिलेगा। तो दूसरी बात ये कि एक और केस है 2016 SCMR 1417, इसके अंदर अदालत ने करार दिया कि लिमिटेशन, देखें फ्रॉड हुआ है, आप कहते हैं कि जी अब ये 3 साल पुराना फ्रॉड है, 4 साल पुराना है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, 10 साल पुराना फ्रॉड है, नहीं। ने कहा अगर ट्रांजेक्शन ही वॉइड है, यानी कि क्योंकि फ्रॉड करके एक चीज़ ट्रांजैक्शन ली गई है तो उसके अंदर कोई भी जो है वो फ्रॉड नहीं होता। वॉइड ट्रांजैक्शन को आप किसी वक्त भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए जितना भी वक्त गुजर जाएगा उस गुजरे हुए वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने कही, एक और फैसला है वो है सुप्रीम कोर्ट का 2020 SCMR 214। इसके अंदर ये कहा गया कि मैंने जनाब एक जो है वो प्रॉपर्टी जो थी, मैं 4-5 साल का था तो मेरा वालिद मेरे नाम पे ज़ुबानी कर गया। अच्छा जी, अब फिर वही बात है कि आपने कहा कि ज़ुबानी कर गए आप ट्रांसफ़र। अगर ऐसी बात है तो चूंकि अब आपने ये कहा कि मैं तो 5-6 साल का था, 5-6 साल का बंदा तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो टेंडर ऑफ एज है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो अब अदालत कहेगी कि ठीक है आप उस वक्त छोटे थे तो अब आप पर बर्डन नहीं है कि आपको आप डोनी होने की हैसियत से कि आप डोनर को साबित करो कि कौन डोनर जो था वो मुझे दे के गया था और ऑफर एक्सेप्टेंस हुई। देखें ये जो है तब अदालत कहेगी कि अब इस केस को किस तरह से देखें। जब वो बच्चा छोटा था तो कोई बंदा तो होगा ना जिसकी मौजूदगी में वो जो उसको दिया गया, कोई बंदा कह के गया कि जनाब ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, या ये बच्चा छोटा है तो मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो वो बंदा जिसकी मौजूदगी में ये ऑफ़र हुई है, जिसकी मौजूदगी में ये एक्सेप्टेंस हुई है, वो बंदे उसके विटनेस होंगे और उनको कोर्ट के अंदर आके गवाही देनी पड़ेगी कि जनाब वाकई हमारी मौजूदगी में ये बंदा इसको छोटी उम्र में ये चीज़ गिफ्ट कर गया था। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो हैं चूँकि ये प्रजम्पशन वहाँ पर भी रेगुलरिटी है, तो वहाँ पर जो पटवारी होगा उसको आके गवाही देनी पड़ेगी, जो तहसीलदार वगैरह होंगे जिन्होंने म्यूटेशन टेस्ट की है, जिन्होंने वो एंट्रीज़ की हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने, उसके बाद उसको तस्दीक भी की है, तो वो लोग भी आके कहेंगे कि जनाब वाकई हमने ये जो है ज़ुबानी गिफ्ट इसको मिला था और इसकी एंट्री हमने की थी, क्योंकि ये तो छोटा था उसे नहीं पता था लेकिन हमें पता था, ये सारी मामला हमने देख कर ही किए। तो वो लोग आके गवाही देंगे। उसके अलावा जो है रिकॉर्ड कीपर होगा, जिसके पास रिकॉर्ड होता है वो भी आके गवाही देगा कि जनाब वाकई ये मेरे पास रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड इसी सूरत के तहत दर्ज किया गया था। उसके अलावा जो हैं वो फिर जो विटनेस मैंने कहा कि जिसने कहा कि मेरी मौजूदगी में हुआ, वो ये आके कोर्ट के अंदर बताएगा कि वाकई मेरी मौजूदगी में इसके फादर ने या इस बंदे ने इसको छोटी उम्र के अंदर गिफ्ट किया था। उसके अलावा जो पटवारी होगा हल्के का वो भी आएगा और वो भी गवाही देगा कि वाकई ये जो है म्यूटेशन इसी तरह से दर्ज हुई थी। तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी होता है ये आर्टिकल 1 to 9E
QSO यानी कानून शहादत जो ऑर्डर है 1984, उसके तहत इनको चूँकि प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स को हासिल होता है और उसको साबित करने के लिए जो मुतलका हुकाम हैं उनको कोर्ट के अंदर आकर गवाही देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो हैं वो साबित नहीं समझे जाएंगे, ये इस तरह की ट्रांजैक्शन को वॉइड समझा जाएगा। तो इसके लिए अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी गलत ट्रांसफ़र हुई है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसको ये टाइम, डेट एंड प्लेस और ये सारी इंग्रेडिएंट्स पूरे करने पड़ेंगे, साबित करने पड़ेंगे कि ये चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा जो बंदा और होता है कि इसके अंदर जो प्रोप्राइटर्स, एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या जो मालिक है वो अपनी ज़िंदगी में इस प्रॉपर्टी का वारिस भी था और उसने मरने से पहले किसी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की थी। ठीक है। उसके अलावा जो है आ जाता है म्यूटेशन के अंदर एक चीज़ के PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 749 का एक फ़ैसला है। वो ये कहता है कि जनाब हक़ शुफ़ा, यानी कि अक्सर लोग हक़ शुफ़ा कर देते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी मैंने तो शुफ़े में हासिल की थी। देखें, शुफ़े के केस अक्सर कहते हैं कि लोग चलते नहीं हैं। ये बेसिकली केस उन लोगों के लिए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये शुफ़े के ज़रिए गलत ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने उसको नोटिस सर्व किया था तलब अशद का। अगर आपने तलब अशद का नोटिस उसको साबित कर दिया कि मैंने तो किया था लेकिन इसके बावजूद इस बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई है, तो फिर तो उसका इंतकाल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो म्यूटेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो नहीं साबित कर सके तो फिर केस चलेगा ही नहीं, फिर वो केस आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि अगले बंदे ने आके इनकार कर देना है कि जनाब मुझे तो ये तलब अशद का नोटिस मिला ही नहीं था, तो आप उस नोटिस को साबित नहीं कर पाएंगे और आपका केस उसमें ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसमें ये देखें, एक लोग अक्सर क्या करते हैं, कहते हैं देखें जी मैंने तो रजिस्ट्री डाक भिजवा दी थी, मेरे पास ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट है। देखें, अदालत ने कहा कि इस तरह की रिसीट की भी कोई वैल्यू नहीं है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो होगी इस तरह के मामलात में उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो आपको जो है ये, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, तो जब तक फैक्ट ही नहीं साबित होंगे तो लॉ आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा और आपका केस वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की एक तो ये चीज़ है, क्योंकि आपने जो है इसमें एक चीज़ और है तलब अशद के, कि आपने जो है बाज़ कोर्ट फ़ीस भी नहीं लगी होती इन केसेस में ना, तो वो जो कोर्ट फ़ीस वाले मामलात होते हैं वो भी एक अलग से होते हैं। और बाज़ अगर आप में फ़र्ज़ करें कि हक़ शुफ़े वाले केस में डॉक्यूमेंट्स सारे जमा करवा दिए लेकिन तलब अशद वाला नोटिस नहीं है, तो फिर भी आपने जो है वो ये आपका केस साबित नहीं होगा। ये सेक्शन 13 और सब सेक्शन 3 पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के तहत आता है। अच्छा, इसमें जो डिलीवरी नोटिस नहीं होते, तो उसके हवाले से बता देता हूँ। वो लोग जो अपने केस को अच्छा साबित करना चाहते हैं, उसमें कुछ जजमेंट्स हैं। उसमें 2011 SCMR 762, 2013 SCMR 866 और 2017 SCMR 369 है, 2020 SCMR 682 है। उसके अलावा कोर्ट फ़ीस पर आ जाते हैं कि कुछ दावे होते हैं जिनके साथ जो है वो कोर्ट फ़ीस नहीं लगाई जाती। ये बेसिकली वो दावे होते हैं, यानी कि अगर फ़र्ज़ कहते हैं कि जी आपके बड़े से या आपके वालिदैन से किसी ने जो है वो प्रॉपर्टी वक्फ़ जो है वो कर ली थी, यानी कि वो आपका जो बड़ा था वो दे गया दीनी खिदमत के लिए जगह, असल में वो नहीं दे के गया होता, या ये कि वो दे गया है, तो तब क्या आप वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, या ये कि जो इस तरह का गलत फ्रॉड हुआ है तो उसको किस तरह से चैलेंज करना है। उसके लिए जो है फ़ैसला है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट का 390। इसमें देखें, ये कहा गया कि कोर्ट जो है उसने ये देखना है कि ये जो है अगर तो ट्रांजैक्शन हुई है और पोजेसन भी डिलीवर हो गया, यानी कि वो अगर आपके बड़े से कोई प्रॉपर्टी ले ली गई थी या आपकी प्रॉपर्टी उसको नहीं पता था और लेकर उस पर मदरसा भी बन चुका है और उसके कागजात भी तैयार हो चुके हैं, तो अब आप उस वक्फ़नामे को, यानी कि जो वक्फ़नामा बन गया था, वक्फ़ के ज़रिए वो ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वो वक्फ़नामा जो है अगर उसको कैंसिलेशन के लिए जाएंगे तो अदालत इस चीज़ को नहीं मानेगी, क्योंकि सेक्शन 39 जो होता है इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, इसके मुताबिक आपने किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वो वॉइड है या वॉइडेबल है, उसको चैलेंज आप कर सकते हैं। लेकिन अब यूँ कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो ठीक ही ज़ाहिर किया गया उसके मुताबिक सारी चीज़, तो अब आप उसकी वक्फनामे की कैंसिलेशन की तरफ मत जाएं।
आप बल्कि ये साबित करें कि ये जो है कोर्ट ने करार दिया है कि आपको केस करना है सूट फॉर डिक्लेरेशन का, और उसके साथ आपको पोजेसन के लिए अप्लाई करना चाहिए, ना कि आप उसकी कैंसिलेशन की तरफ जाएं। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ कि वक्फ के केसेस में अगर किसी जगह पर इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो ये फ्रॉड इस बेस पर चैलेंज नहीं होगा कि ये जनाब कैंसिलेशन ऑफ वक्फ की तरफ आप चले जाएं, नहीं, इस कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तरफ मत जाएं, क्योंकि वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट, आप अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जाएंगे तो वो अदालत कहेगी कि ये तो आप बनते ही नहीं है इस तरफ, आपको इस जो है वो इसके कैंसिलेशन की तरफ नहीं आना, बल्कि आपने अपने जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन की तरफ जाना है और उसके अंदर ये कहना है कि ये चीज़ें गलत ट्रांसफ़र हुई थी। तो ये एक बहुत अहम टेक्निकल बात है, अक्सर लोग इसी पर केस करेंगे और केस अपना ख़राब कर बैठेंगे। अच्छा, एक जो है वो जजमेंट है जो मैंने आपको कहा था कि क्लास जजमेंट है, म्यूटेशन की बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल है और डिटेल के साथ सारे लॉज हैं और किस तरह से इम्पेक्ट होगा ये मुद्दा। यानी कि ये केस था बेसिकली PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 338। इसमें जो था वो ये कहा गया कि भाई ने प्रॉपर्टी जो है वो जाली कर, यानी मैंने कहा था ना, कागजात किसी बहाने से साइन करवाना और बाद में फिर जो है उनको रजिस्ट्री के ऊपर, यानी कि वो स्टाम्प पेपर पर अंगूठे लगवा लेने और बाद में वो स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल कर लेने। तो अब इस केस में हुआ ये था कि यानी कि गांव की जो है वो ख़वातीन थी, उनसे वो प्रॉपर्टी उनके भाई ने ले ली। वो ये कहा कि जनाब मुझे तो ट्रैक्टर जो है वो लेने के लिए कर्ज़ा चाहिए, तो उसके लिए चूँकि तुम लोग भी वारिस हो ज़मीन के, तो तुम लोग अपना साइन दे दो। तो उन लोगों ने अपने साइन अंगूठे दे दिए। तो बाद में पता चलता है कि ये जो साइन अंगूठे थे वो बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के नाम पे गए। अब वो औरतें जिनसे ये प्रॉपर्टी इस तरह से छीन ली गई या जाली जो है अंगूठे किसी ने धोखे दे के हासिल कर लिए, तो उन अंगूठों को चैलेंज करने के लिए या उन दस्तखतों को चैलेंज करने के लिए आपके पास क्या रास्ता है। तो ये जजमेंट है, आप इसके देखें, इसको आप पूरा अपने केसेस के अंदर कोट कर सकते हैं, या कोई भी शख्स जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो वो इस केस की मदद से अपना केस जो है वो इजी तैयार कर सकता है। देखें, इसमें जो था वो ये कहा गया कि अब भाई जो है वो देखना है कि अगर आप प्लेंटिफ हैं, आप ऑब्वियसली आप ही प्लेंटिफ होंगे अगर आप ये कहेंगे कि जनाब ये दावा जो है ये प्रॉपर्टी गलत ट्रांसफ़र हुई है, तो आपको देखना है कि आपके भाई ने या डिफेंडेंट जिसने फ्रॉड किया है उसने क्या चीज़ लिखी है। उसने इस हालत में इस फैसले में तो ये था कि उसने कुछ भी नहीं बताया कि मेरे पास जो है, उसने कहा मैंने तो ज़ुबानी ख़रीद कर ली, तो उसने आगे ये भी ना लिखा कि कितने में ख़रीदी, ठीक है, और ना ही ये बताया कि जनाब ठीक है, एक उसने बताया कि मैंने प्रॉपर्टी कितने में ख़रीदी वैल्यू की। उसके अलावा उसने ये एक चीज़ जो है प्लेंटिफ जो ख़वातीन थी उन्होंने कहा कि जब ये सेल हुई तो ना हमारे हस्बैंड मौजूद थे ना हमारे बच्चे मौजूद थे जिस वक्त ये म्यूटेशन हुआ। तो अदालत ने इस पॉइंट को भी बड़ा इम्पोर्टेंस दी। तो ये जो है बेसिकली ये होता है कि जब कोई भी इग्नोरेंट आ जाती हैं ख़वातीन जिनको पास कोई एडवाइस अवेलेबल नहीं थी, कोर्ट इसमें ये भी देखेगी कि क्या उनका कोई मशवरा देने वाला भी था या नहीं था, क्योंकि ये तो लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जिसका हर बंदे को इल्म नहीं होता। तो अगर तो वो इस तरह की नाख्वानदा ख़वातीन हैं तो क्या उनके पास कोई इस तरह की एडवाइस भी अवेलेबल थी या नहीं। तो इस केस में ये भी था कि उनके पास कोई अवेलेबल नहीं थी, बल्कि जिसने मशवरा देना था वो उनका भाई था और भाई ने तो उनको फ्रॉड कर लिया, तो उन्होंने भाई ने ही गलत उनको मिसगाइड कर दिया। तो उसके लिए जनाब उसको ये देखा जाएगा कि ये जो म्यूटेशन है किसने टेस्ट की है, ठीक है। तो दूसरा बात ये भी है कि अगर जो है वो उनको कोई पैसे वगैरह दिए गए थे, यानी कि क्या कोई कंसिडरेशन हुई है, या फिर इसमें जब वो गवाह के तौर पर मैंने कहा चूँकि प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी है, तो जो बंदा इंतकाल दर्ज करेगा वो कोर्ट के अंदर आके बयान देगा और उसको ये बयान देना पड़ेगा और साबित भी करना पड़ेगा कि ये जो है वो इन ख़वातीन से, यानी कि जिनसे ये अंगूठे लिए गए हैं उनको पैसे दिए गए थे। तो अगर वो आप उससे ये क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछें कि उसने ये पैसे जो हैं वो लेन देन अगर किया है तो कहाँ से कहाँ पे किया था, किसी ऑफिसर के सामने किया था रेवेन्यू के, या घर बैठ के कर लिया था। क्योंकि देखें आमतौर पर प्रैक्टिस है कि जब भी कोई ज़मीन ख़रीदता है तो वो पैसे जो हैं या तो वो एसी साहब जो होते हैं, तहसीलदार साहब या पटवारी साहब, किसी के सामने जो है वो ज़्यादातर यूजली एसी साहब बुलाते हैं, तो वो सामने उनके कहते हैं और वो पूछते भी हैं कि ये पैसे आपने लिए हैं या नहीं लिए, या घर बैठ के लिए। तो वो यही बात आपने कोर्ट के अंदर भी उनसे पूछनी होती है। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये जो है
उसके बाद उसके हल्का पटवारी को भी आके गवाही देनी पड़ेगी। जो जितने रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया, उन सबको आके गवाही देनी पड़ेगी कि वाकई ही ये जो ट्रांजैक्शन सही हुई है। तो वो चूँकि अब फ्रॉड से लिया गया होगा तो कोई बंदा सामने नहीं आएगा और कोई बंदा आके गवाही नहीं देगा। जब कोई बंदा गवाही नहीं देगा और आप इजीली अपना केस जीत जाएंगे और इस तरह का गलत जो इंतकाल होता है वो आपके हक में दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने कहा था कि अंगूठों के निशान अगर आप कहते हैं कि ये जो लिया गया है, तो अब होगा ये कि ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन इनको समझा जाएगा कि ये बेसिकली जो इसने अंगूठे लिए थे ये मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिए थे, और मिस रिप्रेजेंटेशन करके जो भी म्यूटेशन होती है वो वॉइड समझी जाएगी। तो उसमें दूसरी बात ये होगी कि ये जो ख़वातीन होंगी, इस तरह की जो देहाती ख़वातीन होती हैं या जो इलिटरेट होती हैं जिनको नहीं पता होता, इनको एक चीज़ मैं बता दूं कि पर्दा नशीन लेडी तस्वुर किया जाता है सिविल केसेस के अंदर। ये चूँकि पर्दानशीन लेडी ज़्यादातर क्रिमिनल में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि इस तरह की ख़वातीन ये पर्दानशीन ख़वातीन समझी जाएंगी। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि फिर इनसे जो है वो आप ये पूछेंगे कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई थी क्या उनको इनका पता था या इनको कोई नॉलेज है नहीं है, यानी किस तरह से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अब बात यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कहता है कि मैंने सेल से हासिल की है, यानी कि मैंने अपने बहन भाई से हिस्सा ख़रीद लिया था, तो अगर कोई सेल इस तरह की फ्रॉड सेल करेगा तो उसको आपने किस तरह से चैलेंज करना है, या किसी ने अगर दुरुस्त किया तो उसने उसको किस तरह से साबित करना है। देखें ये सेक्शन है 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत तो उसको ये बताना पड़ेगा। सेल के भी प्री रिक्विजिट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने बार बार कहा कि इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें इसमें भी उन्होंने यही पूछ लिया कि फिर अगर सेल है तो आप वेंडी को बताना पड़ेगा कि सेल जो थी वो उसने टाइटल होल्डर से ली थी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी उसने टाइटल होल्डर से ख़रीदी है। नंबर 2 उसे ये बताना पड़ेगा कि जो ऑफ़र हुई थी और उसने उसको एक्सेप्ट किया था। नंबर 3 उसको ये बताना पड़ेगा कि पार्टीज़ जो हैं वो केपेबल थी, यानी कि आपको कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा कि लेने और देने वाले दोनों जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल थे। उसके बाद नंबर 4 आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पर कॉन्सेंसस था, समझ थी, पूरी समझ थी कि जो क्या हो रहा है और क्या ले रहे हैं, क्या ऑफ़र हो रही है, क्या एक्सेप्टेंस हो रही है। उसके अलावा नंबर 5 आपको ये बताना पड़ेगा कि उस क्या जो हैं, फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी है 10 लाख की, उसकी कीमत तो उन्होंने कंसिडरेशन 10 लाख ही लिया है, या कह दें कि प्रॉपर्टी 10 लाख की हो, मैंने तो 50,000 में ले ली है, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा तो सेल ही नहीं होगी, सेल ही नहीं हुई तो आगे आपका सारा केस ख़त्म हो जाएगा। तो ये वैलिड कंसिडरेशन इतनी बड़ी बात है। उसके बाद नंबर 6 ये है कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन, अगर पोजेसन भी नहीं दिया गया, सारी चीज़ें हुई और पोजेसन नहीं है, तो तब भी सेल नहीं वैलिड समझी जाएगी। तो इसलिए ये सेल भी और इसका एक एक इंग्रेडिएंट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केस को साबित करना है तो वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, अगर आप ये कहते हैं कि ये नहीं है तो फिर आपको वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि एक सेक्शन है, वही बात है कि जनाब लैंड रेवेन्यू के एक्ट, मैंने पहले कहा था कि सिर्फ एंट्रीज़ आपके लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड के अंदर हैं, लेकिन उसके पीछे आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो एंट्रीज़ की कोई अहमियत नहीं होती है। ये आप याद रखिएगा कि ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 42 के तहत जो चीज़ें आती हैं कि सिर्फ म्यूटेशन जो होती है वो प्रूफ ऑफ सेल नहीं होता। यानी कि अगर आप सिर्फ अदालत रेवेन्यू के हुकाम यानी कि रिकॉर्ड से एक सफ़ा ले आएँ कि जनाब ये देखें इस सफ़े में मेरा इंतकाल है, तो उस बेस पर आप कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं की जा सकती। कोई भी बंदा भी उठ के उसको चैलेंज करेगा और वो चैलेंज उसने कर दिया और वो बाद में साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर एक भी एंट्री आई है तो उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ तो एंट्रियाँ होंगी ना। एक खाली म्यूटेशन तो नहीं ना होगी, इसके बेस के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन होती है, कोई रिकॉर्ड और होता है जिसके ऊपर आगे जाके वो म्यूटेशन दर्ज होती है। तो ये म्यूटेशन सिर्फ अकेली म्यूटेशन यानी सिर्फ इंतकाल का होना और आगे पीछे कोई दस्तावेज़ ना होना, इसका मतलब है कि वो केस साबित नहीं होता, वो इंतकाल बोगस समझा जाता है। तो बेनिफिशरी जो होता है उसको ये लाजमी साबित करना पड़ता है कि अगर वो एक एंट्री है तो उसके आगे पीछे भी कुछ एंट्रियाँ होनी चाहिए। उसके बाद ये कि म्यूटेशन जो होती है लैंड ऑफ जो होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर, तो उन एंट्रियों को देखें बेसिकली एडमिसिबल एविडेंस समझा जाता है। लेकिन ये एडमिसिबल एविडेंस अगर आपने साबित करनी है तो उसके लिए आपको जो है बताना पड़ेगा थ्रू अफर्मेटिव एविडेंस।
कि ये वाक़ई ही, यानी कि कोई ऐसी शहादत भी पेश करनी पड़ेगी कि ये वाक़ई ही एडमिसिबल एविडेंस बन सके। तो ये चीज़ तो वैसे मैं लॉयर भाइयों के लिए बता रहा हूँ कि उनको ये चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। अगर सिर्फ म्यूटेशन की एंट्री है तो उसको एडमिसिबल एविडेंस बनाना है। एडमिसिबल एविडेंस बनाने के लिए उसके लिए आपको अफर्मेटिव एविडेंस लानी पड़ जाएगी जो इनके साबित करेगी कि वाकई ही ये एंट्री ठीक है। उसके बाद ये एक और चीज़ मैं बता दूं कि वो ये कि फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, यस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो एक एक एंट्री है वो अपनी जगह पर एक एक कॉज ऑफ एक्शन होती है। यानी कि एंट्री जब किसी रजिस्ट्रार के पास के उसने दर्ज किया, जब तहसीलदार साहब ने साइन किए, जब पटवारी साहब ने साइन किए, उन्होंने अपने पास दर्ज की, या आगे फिर फर्दर जो है वो इंतकाल मैच्योर हुआ और आगे रजिस्टर का हिस्सा बना और आगे महल खाने तक का गया, तो उसकी एक एक एंट्री एक एक कॉज ऑफ एक्शन होती है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके अपील के केसेस के लिए भी काम आएगी और ये आपको केस साबित करने के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो दूसरी बात ये कि आप फ़र्ज़ करें कि किसी ने गलत एंट्रीज़ कर दी हैं, तो गलत एंट्रीज़ का मतलब ये नहीं कि केस चैलेंज नहीं हो सकता, या जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी ले ली गई है गलत एंट्री पे तो वो कहे कि जनाब ये तो गलत एंट्रियाँ हो चुकी हैं, गलत एंट्रियाँ 10 भी हो गई हैं तो वो कोई बात नहीं है, वो आपके राइट को ख़त्म नहीं कर सकती। उसके बाद ये कि आखिरी चीज़ के लिमिटेशन, लिमिटेशन देखें, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो जो है फ्रॉड के ज़रिए ली गई है या वो मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ली गई है तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होती, यानी कि उसके अगेंस्ट लिमिटेशन नहीं होती। यानी कि वो उसको आप, कोर्ट ने करार दिया है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जनाब चूंकि अब टाइम बार्ड हो गया तो ये केस चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि गलत एंट्री है, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके इंतकाल किया गया है, तो वो किसी भी वक्त चैलेंज हो सकता है। ये एक लीगल पॉइंट भी है जो मैंने आपको बताया है, ताकि आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है तो उसको आप इजीली चैलेंज कर सकते हैं। और लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ वही बात कि इंग्रेडिएंट्स पूरे करने हैं, रेलेवेंट सेक्शंस देखने हैं, कानून मैंने आपको बता दिया, कुछ केसेस के अंदर केस लॉस दे दिए। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप साबित करके अक्सर आम जो है वो आपने देखना है कि प्लीडिंग, स्टार्ट आपने प्लीडिंग से लेना है। प्लीडिंग के अंदर क्या चीज़ है, ये प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने कहा, क्योंकि उसके बाद जब एक बार स्टांस ले लिया जाता है तो कोर्ट उसको इम्प्रूव नहीं करने देती, यानी उस पर एडिशनल एविडेंस नहीं करने देती, उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं करने देती। हर तरह के अमेंडमेंट्स नहीं होती, याद रखें। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मम्मा दावा के अंदर भी हर चीज़ नहीं आ जाती। तो इसलिए आपने याद रखना है कि लैंड के वाले से जब भी कोई फ्रॉड होता है तो उसको आपने इन तरीक़ों से, इस कवानीन की मदद से इजीली चैलेंज करना है और अब प्रॉपर्टी रिस्टोर करवा कर देनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।